आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सह आचार्य संस्कृत विभाग राज की महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकारो। हमने समास प्रकरण में अव्ययी भाव के समासों का अध्ययन प्रारंभ किया है और बहुत सारे समासों का हमने अध्ययन कर लिया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी अव्ययी भाव समास के कुछ और समस्त पद यानी समास बाकी हैं, उनको भी पूरा कर लेते हैं। तो इसमें आज हम सक्षत्रम मतलब होगा, जिसका लौकिक विग्रह करेंगे, जो उसका अर्थ होता है वह है क्षत्राणाम संपत्ति है। अलौकिक विग्रह हो जाएगा क्षत्र आम और प्लस सह। संपत्ति और समृद्धि, पहले समृद्धि आया था उसके लिए भी सह आया था और अब संपत्ति है उसके लिए भी सह आया है। अंतर क्या है दोनों में, समृद्धि और संपत्ति में? तो जो प्राचीन अर्थ है इसका, समृद्धि का मतलब हुआ कि रुपये पैसे की वृद्धि, जमीन जायदाद की वृद्धि, राज्य की वृद्धि, इसको कहते हैं समृद्धि। और संपत्ति क्या होती है? तो संपत्ति है जैसे क्षत्रिय का क्षत्रियत्व जो है, वीर है, शूरवीर है, अपनी बात से पीछे नहीं हटता, यह उसकी संपत्ति है। संपत्ति मतलब जो उसके गुण हैं, एक तरह से यह समझ लीजिए, उसको संपत्ति कहते हैं। समृद्धि का संबंध बाह्य उससे है, समृद्धि से है। जैसे मकान है, मकान पहले छोटा मकान था, बड़े मकान में चले गए तो यह समृद्धि हो गई। थोड़ी जमीन थी, बहुत हो गई, समृद्धि हो गई। पैसे कम थे, बहुत हो गए, समृद्धि हो गई। लेकिन संपत्ति क्या हुई? जैसे ब्राह्मण की संपत्ति क्या है? उसकी संपत्ति है उसकी विद्वत्ता। ब्राह्मणों ब्रह्मविद बलि का, जो वेद को जानता है, ब्रह्म को जानने का प्रयास करता है, वह है ब्राह्मण। तो यह उसकी संपत्ति हुई। तो तात्पर्य यह हुआ कि समृद्धि और संपत्ति दोनों ही आवश्यक हैं और दोनों के लिए सह आता है। तो अभी अपने पास क्या है? क्षत्राणाम संपत्ति है, संपत्ति उसकी, क्षत्रियों की संपत्ति यानी वीरता, शौर्य, वचन पालन आदि। तो क्षत्राणाम संपत्ति अलौकिक विग्रह में हो गया क्षत्र आम सह। क्षत्राणाम षष्ठी का बहुवचन है तो आम हो गया। षष्ठी के बहुवचन में कौन सा प्रत्यय आता है? आम प्रत्यय। तो क्षत्राणाम संपत्ति, क्षत्र आम प्लस सह, संपत्ति के लिए सह आ गया। तो अव्ययम विभक्ति सूत्र से इनका समास हो गया। और समास होने के बाद जैसा कि आपको पता है विभक्ति का लोप हो जाता है, तो आम का लोप हो गया। तो क्या बचा? क्षत्र प्लस सह। अब सह का पूर्व निपात हो जाएगा, सह पहले आ जाएगा, तो सह क्षत्र हो गया। अव्ययी भावे चाकाले सूत्र से सह का स बच जाता है, तो स प्लस क्षत्र हो गया, सक्षत्र। अब ये समास हो गया। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास, सक्षत्र। अब इसको पद बनाने के लिए सु प्रत्यय का योग करेंगे, तो सु आ गया इससे प्रथमाएक वचन में, सक्षत्र प्लस सु। और चूंकि अव्ययी भाव है सक्षत्र, इसलिए क्या है? नपुंसक है, स नपुंसकम, नपुंसक कहा गया। तो आपको बताया था कि जिसमें अ से अंत होता है वहाँ सु की जगह पर अम आ जाता है। तो क्षत्र में सु की जगह अम आ गया, तो सक्षत्र प्लस अम हो गया और अन्य कार्य होकर सक्षत्रम, यह इस रूप की सिद्धि होती है। यानी सक्षत्रम का अर्थ क्या हुआ? क्षत्रियों की संपत्ति।
और क्षत्रियों की संपत्ति क्या है? वीरता, वचन पालन, शौर्य, युद्ध प्रियता, दूसरों की रक्षा करना। तो ये इस संपत्ति से जो युक्त है वह सक्षत्र है, वह क्षत्रिय है, ऐसा इसमें कहा गया। तो इस तरह से सक्षत्र की सिद्धि हुई। इसके बाद अगला समस्त पद है सतृणम। सतृणम कहते हैं तृणम अप्यपरित्यज्य, तृणम अपि अपरित्यज्य, तिनके को भी नहीं छोड़ता। कोई आदमी मान लो मकान बदल रहा है और एक मकान से दूसरे मकान में जा रहा है और अपने घर की सारी चीजें समेट कर ले जाता, कुछ भी नहीं छोड़ता, तो कहेंगे, क्या कहेंगे? तिनका भी नहीं छोड़ा, तिनके सहित गया, कुछ नहीं छोड़ा, ये अर्थ हुआ, तिनका भी नहीं छोड़ा। तो इस तरह से क्या हुआ? सतृणम, तिनके सहित गया, कुछ नहीं छोड़ा। तृणम अपि अपरित्यज्य, तृण को भी नहीं छोड़ा। इसका अलौकिक विग्रह क्या होगा? इसका अलौकिक विग्रह तृणेन सह होगा ना, तिनके के साथ भी गया। वास्तव में इसका अर्थ तो ये है कि तिनके को भी नहीं छोड़ा, तो तिनके के साथ गया, तो साथ होने पर सह होगा, और सह होने के कारण तृतीया होती है, तृणेन सह। तो तृतीया होने से तृण टा, टा क्या है? तृतीया एक वचन में टा होता है, तृण टा प्लस सह। अब यहाँ अव्ययम विभक्ति सूत्र से उसी तरह से समास हो गया, टा का हो गया लोप, क्या बचा? तृण प्लस सह। अब सह पहले आ जाएगा, पूर्व निपात, उपसर्जनम पूर्व, तो सह प्लस तृण। सह का अव्ययी भावे चाकाले सूत्र से स होता है, तो सतृण हो गया, और सतृण हो गया तो क्या हुआ? सतृण हुआ तो क्या हुआ? यह अव्ययी भाव समास होने के कारण नपुंसक है, स नपुंसकम। तो इसको जब हम पद बनाने के लिए सु जोड़ते हैं तो सु के स्थान पर क्या हो जाता है? अम। अदंत है ना तृण, तृण के अंत में अ है, इसलिए सु के स्थान पर अम हो गया, तो सतृण प्लस अम। अब अन्य कार्य होकर सतृणम, इस रूप की सिद्धि होती है, सतृणम। सु के जगह पर अम आ जाता है, यह ध्यान रखने वाली बात। कब? जब अदंत होता है। जब क्या होता है? अदंत। और नहीं, अगर ई ऊ हो तो सु का लोप ही हो जाता। स सखी में हुआ, सहरी में हुआ, अधिहरी में हुआ, अधिगोपम, अधिहरी में हुआ, सखी में हुआ, ठीक है, इतने। तो सतृणम में अम हो गया, तो सतृणम बन गया। अब है साग्नि। साग्नि मतलब मान लीजिए आप कोई पुस्तक पढ़ रही हैं और उसमें अग्नि चैप्टर, वेद में है ना अग्नि, अग्नि अग्नि अध्याय, तो कहेंगे कि उसने अग्नि पर्यंत पुस्तक पढ़ ली, तो इसको कहेंगे साग्नि। अग्नि पर्यंतम अधीते इति, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते इति, अग्नि ग्रंथ तक पढ़ लिया, ऐसा क्या कहलाता है? साग्नि। इसका अलौकिक विग्रह क्या होगा? अग्नि टा प्लस सह। क्यों अग्नि टा? क्यों? सह है ना, सहयोगे तृतीया, सह होने पर तृतीया होती। और वैसे भी जहां तक पढ़ते हैं, जहां तक रहते हैं, उसको तृतीया होती, उसमें तृतीया होती। जैसे कहें कि अग्नि पर्यंतम अधीते अग्निग्रंथम, तो अग्निना, 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 तृतीया कारक, कारक में ही आता है।
अग्निना पठती, अग्नि तक पढ़ता है, अग्नि से पढ़ता है नहीं। कुछ विचित्र प्रयोग है। अग्नि पर्यंतम अधीते, अग्नि ग्रंथम पर्यंत, अग्नि अग्नि टा, टा क्यों हुआ? अग्निना अधीते, अग्नि के जहां तक अग्नि है वहां तक पढ़ता है। सूत्र है इसके लिए अपवर्गे तृतीया, जहां तक पढ़ता है, जहां तक काम पूरा हो जाता है उसको अपवर्ग कहते हैं, और उसमें तृतीया होती है। अग्नि तक पढ़ लिया ना तो अग्निना हो गया, तृतीया। तो अग्नि टा प्लस सह, अग्नि पर्यंतम अधीते, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते। तो अग्नि और पर्यंत के लिए सह हुआ। तो अब अग्नि और टा और सह का, अग्नि टा प्लस सह का अव्ययम विभक्ति सूत्र से समास होगा, और समास होने पर क्या हो जाएगा? टा का लोप हो जाएगा, अग्नि प्लस सह, सह पहले आ जाएगा। तो सह प्लस अग्नि अव्ययी भावे चाकाले सूत्र से सह में स बचेगा, स प्लस अग्नि, स प्लस अग्नि हो जाएगा तो साग्नि हो जाएगा। अब यह इसको पद बनाने के लिए सु का प्रयोग करते हैं। चूंकि यह नपुंसक है अतः सु का लोप हो जाता है, साग्नि का साग्नि बचता है। तो इस तरह से साग्नि रूप की सिद्धि होती है। आगे है अनुरूपम। अनुरूपम का क्या अर्थ होता है? रूपस्य योग्यम। जैसे कहें कि यह काम आपके अनुरूप है, तो अनुरूप है मतलब जो आपका रूप है। रूप से यहाँ अर्थ चेहरा नहीं है, रूप से यहाँ अर्थ है कि मेरी जो क्षमता है, मेरी जो योग्यता है, वह है रूप। तो आपके रूप के योग्य है, आपके अनुरूप है। यानी कोई व्यक्ति मुझे एक पुस्तक ला कर दे और कहे कि यह आपके अनुरूप है, इसका मतलब क्या है? मेरे चेहरे के अनुकूल है? नहीं, मेरे चेहरे के अनुरूप नहीं है। मेरा जो स्वभाव है पुस्तक पढ़ने का, समझने का, उसके लिए वो कह रहा है कि आपके अनुरूप है ना। किसी को खेलने में मजा आता है तो बैट ला के दिया, उसको गेंद ला कर दी, तुम्हारे अनुरूप काम किया मैंने, ये देखो। तो इस तरह से अनुरूप का रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य, ऐसा कहा। तो रूप रूपस्य है तो रूप गस हो गया षष्ठी, और अनु योग्यम की जगह पर अनु आ गया। तो रूप गस प्लस अनु। अब यहां अव्ययम विभक्ति सूत्र से क्या हो गया? समास हो गया, और समास होने के बाद गस का लोप हो गया। क्या बचा? रूप अनु। अब उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से अनु जो है वो पहले आ गया, तो क्या हो गया? अनु प्लस रूप बराबर अनुरूप, समास हो गया अनुरूप। ये कौन सा समास हुआ? तो अव्ययी भाव समास हुआ। अव्ययम विभक्ति से अव्ययी भाव समास होता। और स नपुंसकम से वो नपुंसक है। अब उसमें सू लाए, पद बनाने के लिए सू लाए, तो नपुंसक है अनुरूप। तो नपुंसक होने से सू की बताया है आपको, अगर अ है अंत में, अनुरूप के अंत में अ है, तो सू की जगह पर क्या आ जाता है? अम आ जाता है। तो अनुरूप प्लस अम हुआ, और अन्य कार्य होकर अनुरूपम, अनुरूपम शब्द की सिद्धि होती है। यह अनुरूपम क्या है? यह अनुरूपम अव्ययी भाव समास है। अनुरूप से अनुरूपम क्यों किया? क्योंकि शब्द अनुरूपम ही है, पद है, उसी का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, अनुरूप का वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए उसको क्या कहा? अनुरूपम। तो इस तरह से हमने आज 4 समासों की सिद्धि की। सक्षत्रम, सतृणम, साग्नि और अनुरूपम। तो इस बाकी को हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।